प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी कक्षा 10 और 12वीं के जो चार सेट प्रत्येक विषय के जारी किए गए हैं, उसमें से कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का सेट सी, जिसके आपको सारे क्वेश्चंस के हल इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का कक्षा 10 का विषय सामाजिक विज्ञान सेट सी, जो कि है 75 अंक के क्वेश्चंस का। चलिए हम क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंक जमा का कितना प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो इसका सही उत्तर है 15%, ऑप्शन बा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, मेटरनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी का 6वां। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सा, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझकर लिए जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस। देखिए पहला देखते हैं। डैश खाली स्थान के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? ये उत्तर हो जाएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। चलिए इसके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की आत्मा है? तो उत्तर लोकतंत्र, यानी सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, दालों का। इसमें उत्तर आएगा दालों का। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा 130वां। ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, द्वितीय क्षेत्रक, यानी द्वितीय क्षेत्र। प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तृतीयक। तो यहाँ द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसको औद्योगिक क्षेत्रक या क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का 6वां। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर डैश द्वारा ले लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है पाइपलाइन के द्वारा ले लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी है। देखिए कौन कौन सी सही जोड़ी दी गई हैं। अब देखिए पहला, रोलेट एक्ट। तो ये किससे संबंधित है? देखिए रोलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था। अब दूसरा देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण, ये 1991 से शुरू हुआ था। तीसरा देखिए निजी क्षेत्रक, ये टिस्को कंपनी निजी क्षेत्र की है। फिर देखिए समवर्ती सूची, शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची में आता है। अब देखिए ऑप्शन 5वां देखते हैं इसका, ज्वारीय पतन, ये देखिए कांडला से संबंधित है। भारत में लिंगानुपात, ये कितना है? 919। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 919 महिलाओं का मतलब है कि 1000 पुरुषों पे भारत में 919 महिलाएं हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सत्य असत्य वाले। पहला क्वेश्चन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलक दूसरा सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य? आइए देखते हैं। देखिए ये कथन सत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये देखिए पवन हंस, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये कथन सत्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, तो ये कथन देखिए ऑब्वियसली असत्य होगा। हमेशा लोकतंत्र में क्या होता है? पारदर्शिता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स ने बनाई थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये कथन सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। आइए देखते हैं। ये कथन असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसी का। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। यह कथन सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने वाले। ये भी 6 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। एल्यूमिनियम प्रगलक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है? तो इसका उत्तर देखते हैं बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BMI का पूरा नाम क्या है? यानी BMI बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉडी यानी शरीर, मास यानी द्रव्यमान, इंडेक्स माने सूचकांक। तो इसको BMI बोलते हैं, यानी कि बॉडी मास एंड इंडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4। रंग भेद क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं एक शब्द में। रंग या फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, ये रंग भेद है। भेदभाव करना ही रंग भेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्राच्य किसे कहते हैं? तो देखिए इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, इसे हम प्राच्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। समोच्च जुताई क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं। इसमें ढाल के समीप जल बहाव की गति घटती है। यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अथवा वाला। चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तब इस क्षेत्र को की ऊपरी मृदा घुलकर जल के समीप बह जाती है। इसे हम चादर अपरदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मरुस्थली मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, उसकी जो मिट्टी होती है उसकी 2 विशेषताएं हमें लिखना है। चलिए इसी का उत्तर देखते हैं। मरुस्थलीय यानी रेगिस्तानी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इनका रंग लाल भूरा होता है। दूसरी विशेषता है, यह रेतीली और लवणीय होती है।
चलिए इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। एजेंडा 21 क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि यूनिसेड के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। इसका उत्तर है, चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। पहला, वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु होना चाहिए। दूसरी परिस्थिति है, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें उपस्थित होना चाहिए। तीसरा है, सस्ता और कुशल श्रम उस एरिया या भौगोलिक स्थिति में होना चाहिए, यानी कि कुशल श्रम, अच्छे कारीगर मिल जाएं हमको और सस्ते मिल जाएं। चौथा है, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी होना चाहिए उस जगह पे। पांचवा है, इनमें से कोई दो। तो चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इन 4 कारणों में से हमें कोई दो कारण लिखने थे। तो आप इनमें 4 में से कोई भी जो पसंद हो वो लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है अथवा वाला। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, इसमें लंबी चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी एक ही लंबा चौड़ा जो खेत का स्थान होता है उसमें एक ही फसल हम बोई जाती है। दूसरा, यह व्यापक क्षेत्र में बोई जाती है, यानी बड़े क्षेत्र में बोई जाती है, जिसमें अत्यधिक पूंजी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है? 2 कारण लिखने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उद्योगों से निकली अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि इसको बोलते हैं SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इट मीन CO वायु प्रदूषक का कारण है। उद्योगों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का अथवा वाला। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे उद्योग या वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग आदि, इन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। अब इसे आपको समझना होगा कि देखिए, मैं जो जितने भी उद्योग हम देखें वो सब मशीनरी पे डिपेंड हैं, और मशीनरी लोहा, एल्यूमिनियम, तांबे आदि पे डिपेंड हैं, यानी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों के जो पुर्जे हैं, कलपुर्जे हैं, वो भी लोहा इस्पात यानी कि कई धातुओं से बनाए जाते हैं। तो धातु वाली चीजें जैसे लोहा, इस्पात और एल्यूमिनियम, तांबा आदि को हम आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत गिनते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अटल टनल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए उसका उत्तर देखते हैं। यह सुरंग, अटल टनल एक सुरंग है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है किसको? मनाली को। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का ही है और अथवा वाला क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग
राजमार्ग पर योजना के अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। पहला उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा जो गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसका नाम क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि सिलचर यानी असम और पोरबंदर यानी कि जो कि गुजरात में है को जोड़ता है। तीसरा गलियारा, इसका उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के बीच की दूरी तथा परिवहन समय को कम करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, 3 गलियारे दिए गए हैं। इनमें से आप 2 गलियारे एग्जाम में लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 11 यानी क्वेश्चन 11, भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला, भू आकृतिक कारक, यानी कि रेल लाइन कहां कहां नहीं बिछाई जा सकती, यानी कहां कहां दिक्कत आएगी। इस पर डिपेंड करता है कि वहां की भूमि किस प्रकार की है, पहाड़ी है, नदियां हैं, पहाड़ है या अन्य प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं। तो जो रेल परिवहन का जो वितरण है यानी रेल लाइन कहां कहां बिछाई जा सकती हैं वो किस पर डिपेंड करता है, भू आकृतिक, यानी वहां की जमीन किस प्रकार की है। दूसरा जो है वो है आर्थिक और प्रशासकीय कारक। आर्थिक यानी कहीं भी हमें रेल लाइन बिछाना है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर रेल लाइन बिछाना है हमें, तो वह बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ेगी। तो ये आर्थिक कारण हो गया। ये भी एक डिपेंड होता है, जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा हो तो वहाँ पे सरकार भी पीछे हट जाती है पैसा खर्च करने में। दूसरा प्रशासकीय कारक, कई प्राकृतिक जगह होती हैं जहाँ सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी जा सकती रेल लाइन बिछाने की। तो ऐसे कई प्रशासकीय कारक भी होते हैं जिनसे रेल परिवहन का जो वितरण है रेल लाइन बिछाने का वो प्रभावित होता है। तो 2 कारण यहाँ पे दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अथवा वाला है, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत के लिए एक विज्ञान आधारित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा आईटी, सूचना, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है। यानी आगे टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा भविष्य कितना बदल जाएगा उसको हमें समझना है, उसकी उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाना है, जिससे वो टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपना जीवन और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं खरीदते थे। इसका अर्थ था कि चीजें कर्ज पर खरीदते थे। हायर परचेज का मतलब वही आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वही है। कर्ज लेकर भी चीजें खरीदते थे। उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। इसी को हम हायर परचेज व्यवस्था कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 12वीं क्वेश्चन का ही अथवा वाला क्वेश्चन। 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम रूप से प्रचलन में थी। अब देखिए 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख की समस्या थी। पहली समस्या, शहरों में बीमारियों की बहुत अधिक समस्या थी। यानी 19वीं सदी में यूरोप में बहुत अधिक बीमारियां फैल रही थी। दूसरा, धार्मिक टकराव होते रहते थे। इनमें से हमें कोई 2 लिखना है। धार्मिक टकराव मतलब जो जिसको आस्था, जिस धर्म में उसकी आस्था हो, जिस ईश्वर को मानता हो, तो इस प्रकार धर्म के आधार पर भी यूरोप में टकराव होते थे। तो ये बड़ी समस्याएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्पिनिंग जेनी क्या है। आइए इसको देखते हैं उत्तर।
स्पिनिंग जेनी कटाई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन थी। देखिए कटाई, जो धागे काटने की मशीन होती है, जो जिससे कारीगर जो चटाई वगैरह आदि कालीन बनाते थे उनकी बात है। तो कटाई की प्रक्रिया को तेज करने वाली मशीन थी, जिसे जेम्स हरग्रीव्ज ने 1764 में बनाया था। इस मशीन में एक ही पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। धागा बनाने की मशीन थी, जिससे इस मशीन से यह फायदा हुआ, एक ही कारीगर के द्वारा कई कारीगरों का एक साथ कर दिया जाता था। तो इससे जो मजदूर वर्ग था वो दुखी था, क्यों, उन्हें रोजगार की कमी होने लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की 2 समस्याएं लिखिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। 19वीं सदी के प्रारंभ में बुनकरों के सामने अनेक समस्याएं थी। उन्हें कच्चा माल के रूप में कपास, ठीक है, रुई आदि यानी कपास बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। यानी जो बुनकर थे, जो कारीगर थे, उन्हें जो कच्चा माल था, जैसे कपास यानी रुई वगैरह से ही धागे बनते हैं, तो कपास को क्या करते थे, बहुत अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता था। दूसरा, बाजार मशीन की बनी सस्ती चीजों से भर गया था। यानी जहां 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही थी, तो अधिक निर्माण होने लगा था। तो मार्केट में अगर कारीगरों को कोई चीज बनाने में 10 दिन लगते थे, तो वह मशीन एक दिन में बना रही थी। तो जो मार्केट में मशीन से बनी हुई चीजें अधिक मात्रा में आ गई, जिनका मुकाबला बुनकर नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 दिन में बुनकर एक, मान लीजिए, वस्तु बना रहे हैं, वो मशीन एक दिन में बना रही है। तो मशीन कुछ ही दिनों में काफी माल तैयार कर देती थी और बुनकर कम माल तैयार कर पाते थे। तो उनके जीवन यापन में संकट आ गया था, क्योंकि मशीनरी द्वारा बनाए गए सामान का मुकाबला वो नहीं कर पा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। त्रिपीटका कोरियाना क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। त्रिपीटका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। ये देखिए, कोरियाई जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका संग्रह और मुद्रण करके अपनी कोरियाई भाषा में उन्होंने कर लिया था। तो ये त्रिपीटका कोरियाना वही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लाटेन का क्या उपयोग था? उत्तर देखते हैं। लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड था। देखिए, लेटर प्रेस यानी सब जो प्रेस थी, समाचार पत्र वगैरह, उनकी जो लेटर थे उनकी छपाई में प्लाटेन क्या था? एक बोर्ड था, जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। यानी अक्षर उस कागज पे छाप दिए जाते थे। एक बोर्ड के माध्यम पे अक्षर चिपकाए जाते थे और उससे उस कागज पर अक्षरों को छाप दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है? आइए उत्तर देखते हैं। कितागावा उतामारो ने तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया। किसमें? तैरती दुनिया के चित्र। इस प्रकार के चित्र बनाते थे जो तैरते हुए दिखते थे। तो इस प्रकार की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया था, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। यानी आम व्यक्ति था, वो किस प्रकार से जीवन यापन करता था, तो रोजमर्रा की चीजों के चित्रण इस शैली में किए जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 15वां का अथवा मुद्रण क्रांति के 2 प्रभावों के बारे में बताइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। मुद्रण क्रांति के कोई 2 प्रभाव इस प्रकार हैं। अब देखिए, यहाँ पे 3 लिखें, आपको इनमें से सिर्फ 2 ही लिखना है। तो देखिए 3 पढ़ लेते हैं हम। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। यानी ऐसे पाठक, छापे खाने आने से समाचार पत्र, मैगजीन आदि छपने लगी जो प्रिंटेड होती थी, तो पढ़ने वाले को अक्षर अच्छे से समझ आते थे।
तो एक नया पाठक वर्ग यानी पढ़ने वाले व्यक्तियों का वर्ग उत्पन्न हो गया। दूसरा, छपाई से किताबों की कीमतें कम हो हुई। हाथ से लिखने वाली जो किताबें थीं उनमें बहुत टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, तो उनकी कीमत बहुत अधिक होती थी। जबकि छपाई के माध्यम से एक बार सेट करके कई प्रकार की कई सारी किताबें की प्रतिलिपि तैयार की जा सकती, तो उनकी कीमत कम होती थी। तीसरा, मुद्रण क्रांति से किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अब देखिए, हाथ से लिखने में अगर मान लीजिए कई सारी किताबें लिखनी हैं तो बहुत अधिक समय लगेगा, जबकि मशीनरी के माध्यम से छपाई करके यानी मुद्रण करके हम कई किताबें कुछ ही समय में छाप सकते हैं। तो व्यापक तबके को यानी बहुत अधिक लोगों तक जब छपाई ज्यादा होगी, किताबें अधिक छपेंगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगी। तो मुद्रण के माध्यम से एक लाभ यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अधिक से अधिक किताबें पहुंच सकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयों को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला कारण, कम वेतन वाला और नियमित रोजगार होता है। देखिए, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं यानी जो कम पैसे में काम करने वाले होते हैं, उनका देखिए कम वेतन होता है और नियमित रोजगार होता है। यानी कम पैसे में हमें कोई अगर मजदूर मिल रहा है तो हम इसे नियमित रूप से काम धंधा देते जाएंगे। तो असंगठित जो क्षेत्र होता है उसके सामने पहली कठिनाई ये थी कि कम वेतन था। दूसरा देखिए, वेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं था। अगर कोई असंगठित क्षेत्र का मजदूर है जो संगठित नहीं है या जिसका यूनियन नहीं है, तो वहां जो मालिक वर्ग है वो उसकी सुनवाई नहीं करेगा। यानी उनमें अगर उस मजदूर ने छुट्टी भी मार दी तो उसका पैसा वो काट लेते हैं। तो छुट्टी का प्रावधान नहीं था अगर वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है। और संगठित क्षेत्र में क्या होता है, कई यूनियन रहती हैं। अगर एक मजदूर पर अत्याचार किया जाता है तो वो यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकता है और अपना शोषण होने से रोक सकता है। तो इस प्रकार 2 कठिनाइयां ये दी हैं, आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 का अथवा द्वितीय क्षेत्र को समझाइए। देखिए, मैंने बताया था आपको प्राथमिक क्षेत्र भी होता है, द्वितीय क्षेत्र भी होता है और तृतीय क्षेत्र भी होता है। तो देखते हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे गन्ने से हम चीनी बनाते हैं। प्राकृतिक उत्पाद क्या है, हमारा गन्ना। अब गन्ने को हम फैक्ट्री में प्रोसेस करके उसे क्या बनाते हैं, चीनी यानी कि शक्कर। और देखिए कपास, ऐसे ही कपास भी यानी रुई प्राकृतिक उत्पाद है जो कि भेड़ों आदि से प्राप्त होता है। इससे हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, WTO के नाम से भी इसे पूछा सकता है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक ऐसा संगठन है जिसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यानी ये संगठन इसलिए बनाया गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि कई देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे उदार बनाया जा सके। यानी कोई भी समस्या आने पर विश्व व्यापार संगठन उसमें हस्तक्षेप करके मध्य भूमिका निभाकर उसको आसान कर सके। यह विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है। देखिए, विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, गरीब देश होते हैं। तो विकसित देशों की पहल पर यह शुरू किया गया था तथा व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यानी कि नियम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, WTO बनाता है, जिससे
कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, अर्थात दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार है, वो आसानी से चल सके और जो WTO के द्वारा निर्धारित नियम है सभी उनका पालन करें, सम्मान करें और व्यापार बिना किसी दिक्कत के कर सकें। इसी उद्देश्य से WTO की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अथवा वाला, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी अलग अलग जो देश होते हैं उनके बीच परस्पर संबंध कैसे हैं और तीव्र एकीकरण यानी कि व्यापार अन्य माध्यम से उनमें जुड़ाव बढ़ता जाए, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जाए, पहुंच बढ़ती जाए। तो इस प्रकार जो दो या दो से अधिक देशों का एकीकरण होता है उसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर नंबर 18, आरक्षित वन और रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो वनों का जो वर्गीकरण किया है 3 भागों में किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। विस्तार से वर्णन करने पर ही आपको 3 अंक मिलेंगे। यह क्वेश्चन 3 नंबर का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता यानी हमारे जो जैव मंडल है उनमें अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो विविधता है वो मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव और दूसरे जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक प्रश्न पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जैसे हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम गाय भैंसों पे निर्भर हैं क्योंकि उनके दूध का उपयोग या उनसे बने दूध से बने उत्पादों का उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार हम पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरा है, वायु से हम सांस लेते हैं, जल हम पीते हैं, मृदा जो कि अनाज पैदा करती है जिसको हम खाते हैं। तो ये देखिए जैव विविधता, इसमें हम जैव विविधताओं पेड़ पौधों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो पेड़ पौधों के माध्यम से ही हम सांस लेते हैं, उन्हीं के माध्यम से जल की उपलब्धता हमारे पृथ्वी पर है और मृदा जिससे कि अनाज पैदा होता है उसे हम खाकर ही जीवन यापन करते हैं। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर सभी जीव निर्भर हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो या अन्य जीव हो, सभी पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और जो जीव पेड़ पौधों पर निर्भर हैं उन पर मांसाहारी जीव निर्भर हैं। इस प्रकार जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी एक जीव की अस्तित्व खत्म होने पर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा, यानी दूसरा जीव जो उस पर निर्भर है उसका अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। इसलिए जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष हमें लिखने हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था, इकाई शासन व्यवस्था। उत्तर देखिए, पहला, एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः यह भय रहता है कि केंद्रीय शासन सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करे। अगर देखिए, जैसे अभी जो शासन है वो संघीय शासन है, यानी कि मैक्सिमम शक्तियां हैं, सरकार है वो केंद्र सरकार के पास है, राज्यों के पास सिर्फ अपने सीमित क्षेत्र में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है, अतः अगर एकात्मक शासन होता तो सभी शक्ति केंद्र के पास होती तो वो अपने मनमानी तरीके से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते। तो यह भय रहता है कि केंद्रीय शासन सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करे।
भाई उसे जिसमें लाभ होगा वो अपने आप नियम निर्माण उसके लिए करेंगे। तो शायद दूसरे जो लोग हैं उनकी भलाई के बारे में ना सोच पाए, ऐसा हम सबको डर रहता है। दूसरा, एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। अगर मान लिए एकात्मक शासन है यानी केंद्र से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, तो केंद्र से मान लीजिए निर्णय कर दिया उन्होंने, तो वो सबको मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार जनता का जो निर्णय होता है, जनता क्या चाहती है, वो कोई नियम कानून केंद्र सरकार ने बनाया तो उसके लिए वो अच्छा है या बुरा है, तो उस निर्णय में भागीदारी जनता की नहीं हो पाती। अगर एकात्मक शासन प्रणाली हो तो ये भी एक दोष है। तीसरा, एकात्मक शासन में शासन की शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। अगर एकात्मक शासन है तो जो शासन होता है, शासन की जो शक्ति है, देखिए शासन माने सरकारी कर्मचारी, तो शासन जो निर्णय लेगा यानी कि सरकारी कर्मचारी जो निर्णय लेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, वही सरकार का निर्णय माना जाएगा, तो उनके ही हाथों में केंद्रित हो जाती है। और नौकरशाही की स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो जाता है, यानी कि कर्मचारी जो निर्णय ले रहा है वही सरकार निर्णय ले रही है जो जनता के हित में है या नहीं। तो ये अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती। इस प्रकार एकात्मक शासन प्रणाली की ये 3 दोष हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। अब देखिए संघीय शासन व्यवस्था, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संघीय शासन में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो 2 स्तर की सरकारें अपने यहां अभी चल रही हैं। 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार हो गई, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस प्रकार 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं। तो ये संघीय शासन व्यवस्था है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अब देखिए अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं, यानी केंद्र सरकार अपने जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हीं पर अपने नियम पूर्णतः प्रभावी करता है, और जो राज्य सरकारें रहती हैं वो देखिए एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे तेलंगाना हुआ, आंध्रा हुआ, तो एक ही प्रकार के जो नागरिक होते हैं वहां उनकी भाषा समझते हैं वो लोग, तो उसी पर शासन करते हैं। वहां केंद्र सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता है। तीसरा, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। देखिए विभिन्न स्तरों की सरकारें, यानी कि केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं, जहां जहां जिन जिन विषयों पर वो निर्णय ले सकती है, वो संविधान में स्पष्ट रूप से लिख दिए गए हैं। और राज्य सरकारें हुए तो उनके भी जो अधिकार क्षेत्र हैं, यानी किन किन विषयों पर वो अपना कानून बना सकती है ना, अपने निर्णय ले सकती है, वो भी संविधान में स्पष्ट रूप से बता दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। अब देखिए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की बात हो रही है, आइए इसके बारे में भी हम देखते हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करता है। अब देखिए बांग्लादेश की बात हो रही है, वहां का जो ग्रामीण बैंक है गरीबों की जो ऋण लेते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इसकी स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनिस ने की थी, और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे। इस बैंक से ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। तो जो बांग्लादेश की जो ग्रामीण बैंक है वो लोगों को लोन देती थी, उनकी लोन से वो अपनी जरूरतें पूरा करते थे। इसकी स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनिस ने की थी, ये अपन को याद रखना है। और वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक में 9 लाख सदस्य थे, जो कि अचीवमेंट है। इस बैंक से जो ऋण लेने वाले लोग थे उनमें हमें ज्यादातर महिलाएं रहती थी, ये भी एक विशेषता है, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। यानी ऐसी महिलाएं थी जो गरीब थी, गरीब घरों से आती थी, वह इस ग्रामीण बैंक से, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से लोन लेके अपनी जरूरतों को पूरा करती थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 अथवा वाला, ऋण यानी कि लोन।
ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर लिखिए, कोई 3। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, ऋण औपचारिक स्रोत का मतलब यानी ऋण कहां कहां से लिया जा सकता है। औपचारिक रूप से देखिए, यह स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। यानी औपचारिक जो स्रोत होते हैं जैसे SBI हुआ और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हुए, जो लोन देते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के अंडर में रहते हैं, वो इन पर निगरानी रखती है। दूसरा, औपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज दर कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में जो लोन देने वाले बैंक होते हैं तो वो मनमाने तरीके से ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का उन पर अधिकार रहता है, कंट्रोल रहता है। तो औपचारिक स्रोत से ऋण लेने का ये फायदा रहता है। तीसरा, यह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। जितने भी औपचारिक स्रोत रहते हैं जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ या सरकार के अधीन जितने भी स्रोत हैं, बैंक या ऋण या लोन देने वाले, वो क्या करते हैं? सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करते हैं। अब देखिए, अनौपचारिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे अनौपचारिक क्षेत्र जो लोन देते हैं। पहला, ये स्रोत किसी सरकारी संगठन के अधीन काम नहीं करते, जैसे प्राइवेट बैंक। इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितने ब्याज पर वे लोन दे सकते हैं, कब उसकी रिकवरी भी कर सकते हैं, कितना भी क्या कहते हैं अपना लोन चुकाने के लिए आपको दबाव डाल सकते हैं आदि। दूसरा, अनौपचारिक स्रोत में ऋण पर ब्याज दर अधिक होती है। जब वो प्राइवेट बैंक होगा तो वो धंधा करने के लिए आया तो आपसे चाहे जितना ब्याज वो ले सकता है, ठीक है, और अपनी शर्तों के अधीन। तीसरा, ये किन्हीं नियमों और विनियमों का पालन नहीं करते। अब सरकार से ये बैंक वगैरह संबंधित नहीं है, कौन से? अनौपचारिक क्षेत्र वाले। तो वही सरकार के नियमों को क्यों मानेगी वो? तो वो अपने मनमानी तरीके से नियम बनाकर अपने तरीके से काम करते हैं, जो कि जनता के इंस्टेंट यानी कि तुरंत ही हित में नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिए, गांधी जी के विचार पूछ रहे हैं, आपके नहीं। तो उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को जन आंदोलन का एक नया तरीका बनाया था। सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी तरीका था। सत्याग्रह, ठीक है, इसमें सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज पर बल दिया गया है। इसका सुझाव यह था, यदि उद्देश्य सत्य है तथा संघर्ष किसी अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए सारे बल की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी गांधी जी कहते थे, यानी आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, है ना, और उसका उद्देश्य भी सत्य प्राप्ति है, और संघर्ष किसी अन्याय के खिलाफ है, कोई आप पे जुल्म कर रहा है और आप उस अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो दमनकारी है जो अन्याय कर रहा है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है, ऐसा गांधी जी बोलते थे। भारत आने के पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेद की सरकार से यह सत्याग्रह के द्वारा सफलतापूर्वक लोहा लिया था। लोहा लिया का मतलब यानी वहां के सरकार के प्रति आप अपनी आवाज बुलंद की थी, यानी नक्सल भेद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण, इसको आपको याद रखना, बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह चलाया। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंच गए। तो 3 जगह इन्हें बता दी गई है जहां सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया। बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के प्रति, और 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उनके बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए थे। तो ये सत्याग्रह कहाँ चलाया था इसके बारे में जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अथवा वाला, असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी के बारे में बताइए।
आइए इसका उत्तर देखते हैं। असहयोग आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी। देखिए, यानी किन किन वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया या नहीं लिया आदि की चर्चा हम इस क्वेश्चन में करेंगे। पहला, शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में हिस्सेदारी। तीसरा, आदिवासियों की हिस्सेदारी भी थी। चौथा, बागान मजदूरों की हिस्सेदारी भी थी। अब इसके अंदर आपको कम से कम 3-3 4-4 लाइनें सब में लिखना है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। यानी शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी। शहरी मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति था वो भी असहयोग आंदोलन में किस प्रकार शामिल हुआ, इसके बारे में इस पॉइंट में हमें चर्चा करनी है। ग्रामीण इलाकों में हिस्सेदारी। ग्रामीण क्षेत्र में असहयोग आंदोलन कितना प्रभावी हुआ, किन किन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्या क्या तरीके अपनाए, उनकी चर्चा हम इस बिंदु में करेंगे। तीसरा, आदिवासियों की हिस्सेदारी। आदिवासी लोग हम जानते हैं शहर समाज से कटे हुए होते हैं, फिर भी वो आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार हिस्सा लिया, क्या क्या तरीके अपनाए, उनके बारे में इस पॉइंट में हमें कुछ चर्चा करके बताना है। समय अभाव के कारण प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करने में टाइम लग रहा था, इसलिए इन बिंदुओं को आप अपने मन से क्वेश्चन में लिखें या अन्य किसी स्रोत के माध्यम से इसे पूरा कर लें। चौथा, बागान मजदूरों की हिस्सेदारी। बागान मजदूर यानी अपने मजदूरी का कार्य करते हुए भी उन लोगों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, उसके बारे में भी हमें इस पॉइंट में चर्चा करके बताना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। आइए उत्तर नंबर 22 देखते हैं। राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। देखिए, जो पार्टी होती है, राजनीतिक दल हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी आदि, तो उनमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। यानी पार्टी तो होती है पर पार्टी के नेता का किस प्रकार चुनाव करना है, उनमें लोकतंत्र की नीतियां अपना के चुनाव करना या परिवारवाद के हिसाब से ही नेता को चुन लेना, इस प्रकार आंतरिक जो लोकतंत्र होता है पार्टी के अंदर, उसका अभाव होता है। यानी अपने स्वार्थ बस नेता, पार्टी के नेता अपने हित में फैसला लेते हैं और जो छोटे नेता हैं उन पर ध्यान नहीं देते, यही सदस्यों पर ध्यान नहीं देते, तो इसमें लोकतंत्र का अभाव रहता है। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। जब भी कोई पार्टी होती है तो वंशवाद की नीति, तो कोई भी नेता, बड़ा नेता यह चाहता है वो अगला नेता अपने ही वंश के लड़के या राजनेता को या अपने रिश्तेदार को ही बना दे। जो नेता या जो पार्टी का सदस्य कई सालों वर्षों से इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर किए हुए है, उसको आगे बढ़ाने की बजाय अपने वंशवाद की नीति को अपनाती हैं पार्टियां। तो ये राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां हैं। तीसरा, धन तथा अपराधी तत्वों की बढ़ती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता। देखिए, धन, राजनीतिक पार्टी होती हैं धन के दबाव में यानी पैसे की लालच में ही अपने टिकट बांट देती हैं, या जो अपराधी प्रवृत्ति के जो तत्व होते हैं, लोग होते हैं, उनको टिकट देती है मात्र जीतने के उद्देश्य से। पर जो देश का जो नुकसान होता है इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को आगे आने से, तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो प्रत्येक का वर्णन करने पे आपको 4 अंक मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अथवा वाला, राजनीतिक दल अपना काम काज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कौन कौन के प्रमुख सिद्धांत होना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जैसे डी के प्रमुख सिद्धांत। फर्स्ट, समग्र मानवतावाद और अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व इसका प्रमुख लक्षण है। तीसरा, पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय तथा राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। चौथा, धर्मांतरण के खिलाफ है। तो ये उनके सिद्धांत हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सुंदरगढ़, रानीगंज, नेवेली, डिगबोई। अब देखिए समय के अभाव के कारण इस क्वेश्चंस के निम्नलिखित चीजों को मानचित्र पर ढूंढना संभव नहीं हो सका है, इसलिए ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस ये बता दी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कर लीजिएगा। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, उत्तर देखते हैं। भारत के मानचित्र में दर्शाना है इनको। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथवा वाला। इन चीजों को भी समय के अभाव के कारण मानचित्र पर नहीं दर्शाया जा सका है, इसे आपको खुद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम्ड बिलाटिया एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। ये थी 10th क्लासेस वीडियो फॉर 2023 क्लास 10th। See my next video. Wait for it. Again, thanks for watching here.